हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में CGPSC प्रीलिम्स एग्जाम में मैथ्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो यह मेरी क्लास हर फ्राइडे को रात को 8 बजे अपलोड होगी। तो इस क्लास में 13 फरवरी 2022 को जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उसका एक्सप्लेनेशन में देने वाला हूं और इसका एक वीडियो एक पार्ट 1 बन चुका है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो ये समझिए पार्ट 2 है 13 फरवरी 2022 में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक नाव को अनुप्रवाह में 136 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 10 घंटे लगते हैं। ठीक है ना, अनुप्रवाह कहने का मतलब धारा के अनुकूल 136 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 136 किलोमीटर। ये क्या है अनुकूल, मतलब यहाँ पर धारा के अनुकूल हम क्या बोलते हैं, जो हमारी चाल है या नाव की चाल है और जो धारा की चाल है दोनों को हम क्या बोलते हैं, x + y। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक नाव को अनुप्रवाह में 136 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 10 घंटे लगते हैं। इसका मतलब इसका इक्वेशन किस प्रकार से बनेगा, 136 ये धारा के अनुप्रवाह मतलब कि धारा के अनुकूल हम जा रहे हैं। ठीक है ना, नाव की चाल या हमारी चाल क्या है, x है, धारा की चाल क्या है, y है, अनुकूल जा रहे हैं तो x + y हो जाता है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद 84 किलोमीटर जाने में 84 किलोमीटर ये कैसे जाएंगे हम, धारा के प्रतिकूल मतलब कि x - y। ये मैंने पढ़ाया है आपको बोर्ड एंड स्ट्रीम में, x + y कब होता है, x - y। और टर्मिनोलॉजी को कितनी सिंपल रखना है मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका है। टोटल 10 घंटे लगते हैं, ये टोटल 10 घंटे लग गए। चलिए अब इसके बाद अनुप्रवाह में 51 किलोमीटर मतलब कि, अब ये दूसरा इक्वेशन है, अनुप्रवाह में 51, अनुप्रवाह कहने का मतलब अनुकूल मतलब कि x + y तय करने में लगने वाला समय शांत जल में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाले समय के बराबर है। मतलब कि शांत जल में मतलब कि यहाँ पर 36 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। यहाँ पर शांत जल क्यों ले रहा हूँ, x बस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम धारा की चाल गणना में नहीं लाएंगे, केवल ये शांत जल की बात हो रही है, केवल हमारी चाल यहाँ कैलकुलेशन में आएगी। चलिए इसके बाद धारा के प्रतिकूल नाव की गति, धारा के प्रतिकूल नाव की गति, इसका मतलब धारा के प्रतिकूल नाव की गति क्या हो जाएगी, x - y हो जाएगी। ठीक है, धारा की गति से कितनी अधिक है, धारा की गति क्या है, y। ये इन दोनों में अंतर कितना है, ये हमको आंसर निकालना है। क्लियर है, चलिए तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ पर कुछ कट सकता है तो 5 और 1 6, 6 और 3 9, 3 से कट जाएगा, 3 17 3 51, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब ये हो जाएगा 17/x + y बराबर 12/x। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 17x बराबर 12x + 12y, कहने का मतलब 17x - 12x बराबर 12y। 17 में 12 गया तो 5x बराबर 12y। इसका मतलब ये अगर रेशियो में लेंगे हम तो x/y बराबर ये 12/5 हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। ये रेशियो में x 12 के बराबर है, रेशियो में y 5 के बराबर है। तो अब यहाँ पर x + y दिया गया है तो एक क्या करते हैं हम इसको 12 क्या लेते हैं, 12a ले लेते हैं, ये 5a ले लेते हैं। ठीक है ना, अब x और y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 136 डिवाइड बाय 12a और 5a मतलब कि 17a, 84 डिवाइड बाय 12a में से 5a घटा दो मतलब कितना हो जाएगा, ये 7a हो जाएगा, बराबर 10 हो गया ये। ठीक है ना, 17 ये आप निकाल लो, 17 8 136, 7 एकम 7, 1 7 दूनी 14, मतलब 12 20/a बराबर 10, मतलब कि ये हो जाएगा 10 दूनी 20, a बराबर 2। a का मान 2 आ गया, इसका मतलब x का मान कितना जाएगा, 12 दूनी 24, x का मान यहाँ 24, y का मान यहाँ पर 2 है तो 5 और 5 दूनी 10, तो y का मान कितना आ गया, 10 आ गया। हमको ये निकालना था तो कितना होगा, 24 में से 10 माइनस कर दो, कितना आएगा यहाँ पर, 24 में 10 माइनस करूँगा तो 14 आएगा। और यहाँ पर y का मान कितना है, तो 10 है। 14 और 10 का अंतर ही आपका आंसर मैंने कहा था, जो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर
बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से चीज़ों को समझा जाए तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं होता, टफ भी नहीं है, मैं सिंपल लेवल का क्वेश्चन बोलूँगा। और बोर्ड एंड स्ट्रीम में मैंने ऐसे क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना, जहाँ पर अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, ये सब बताया गया। चलिए, अगर आपको ये जो मैं अब समझा रहा हूँ डिटेल में पढ़ना है, बोर्ड एंड स्ट्रीम पढ़ना है, या अन्य जो टॉपिक हैं उसको कम से कम समय में सॉल्व करने के तरीके सीखने हैं, तो आपको एक सिंपल सा काम करना है। क्या है? आपको ऐप इंस्टॉल करना है हमारा। ऐप का नाम क्या है? तो ऐप का नाम है भूपेंद्र मिश्रा। भूपेंद्र मिश्रा ऐप है, प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कीजिए, ठीक है। प्ले स्टोर से में आप जाएंगे तो आपको अगर कोर्स परचेस करना है, मेरा कोर्स वहाँ पर मैथ्स एंड रीजनिंग है, इसमें आपको 1499 प्राइस में अवेलेबल होता है। लेकिन अभी न्यू ईयर ऑफ़र यहाँ से चल रहा है, तो न्यू ईयर ऑफ़र में क्या होगा, आपको कूपन कोड वहाँ नज़र आएगा, ईयर 23 इस नाम का कूपन है, इसको अप्लाई करेंगे आपको 20% का वहाँ पर क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश भी परचेस करना चाहते हैं तो नॉर्मली वो 499 में मिलता है, लेकिन वहाँ भी अभी 20% का डिस्काउंट आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सकते हैं, ठीक है ना। किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप, नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं अन्य और कौन से क्वेश्चन हैं। यदि अल्फ़ा और बीटा x² - 2x - 1 = 0 समीकरण के मूल हैं, तो वह समीकरण क्या है जिसके मूल अल्फ़ा क्यूब अपॉन बीटा स्क्वायर और दूसरा मूल क्या है, बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर है, ठीक है। और समीकरण क्या है, x² - 2x - 1 = 0, और इसके मूल क्या है, अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है। चलिए, तो वैसे तो सीजी पेपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, CGPSC में पूछा गया है, पिछले साल आया है, तो देखते हैं क्या होता है। पहले इसका थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, वर्ग समीकरण क्या है एक्चुअल में, इसका जो व्यापक समीकरण ax² + bx + c, ठीक है। अब मूल अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है, तो मूलों का योगफल देखो पहले तो, ऐसा समीकरण जिसके मूल अल्फ़ा और बीटा है, तो मूलों का योगफल एक्चुअल में होता क्या है, तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ये होता है -b/a। अब ये b और a कहाँ है, हमको कंपेयर करना है इस समीकरण से, तो हमें कंपेयर करके हम देखते हैं कि b बराबर क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पर, तो -2 मिल रहा है, b बराबर -2 मिल रहा है, और a बराबर क्या है, तो कुछ नहीं है, तो मैं 1 मान लेता हूँ, 1 है, तो ये, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मुझे क्या मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है। और मूलों का गुणनफल अगर मैं देखूँगा, ये होता है अल्फ़ा और बीटा दोनों का गुणनफल, जो कि मूल हैं इस समीकरण के, तो ये होता है c/a। c मतलब यहाँ पर है -1, कंपेयर करके देखा मैंने, यहाँ c है, यहाँ -1 है, तो c = -1 डिवाइड बाय 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अल्फ़ा बीटा ये मूल हैं और इस समीकरण के हैं, तो इसमें मुझे मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल मुझे निकल गया, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मुझे प्राप्त हो चुकी है। लेकिन अब मुझे ऐसा समीकरण बनाना है जिसके मूल अल्फ़ा बीटा नहीं होंगे, तो मूल क्या होंगे, ये आपके सामने गिवन है। अब इन मूल को लेकर के मुझे समीकरण बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा समीकरण कुछ इस प्रकार से होगा, x² प्लस, अब अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ मैं नहीं लिखूँगा, अगर मैं बात करूँ इक्वेशन, तो ये इस प्रकार से भी होता है, ये जो आया है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, ठीक है। तो ये वाली जो संख्या, ये मतलब कि अल्फ़ा जो प्लस बीटा है, ये a और अल्फ़ा और बीटा मूल थे तब की बात है, लेकिन अभी मूल हमारे पास दूसरे हैं, तो इनका योग में क्या करूँगा, अल्फ़ा क्यूब अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, ये हो गए मूलों का योगफल और इनका गुणनफल, तो गुणनफल कर दो बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल और ये x स्क्वायर, ये आपका है, ये समीकरण हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए, अब इसको ज्ञात करने के लिए x स्क्वायर यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा की घात 5 और बीटा की घात 5, और ये हो जाएगा यहाँ x प्लस अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ कट जाएगा, बीटा स्क्वायर इसको काट देगा तो अल्फ़ा बीटा बचेगा बराबर 0।
मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, इसको एक साथ ऐसा लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा पूरे का होल स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो मैं यहाँ सीधे सीधे 2 का स्क्वायर करके 2 दूनी 4 लिख लेता हूँ। क्लियर है। अल्फ़ा बीटा क्या है, सी का मान कितना आया था, अच्छा अल्फ़ा बीटा बराबर -1 था, अल्फ़ा बीटा बराबर -1 है तो -1 का स्क्वायर मतलब कि ओनली 1 आएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पर -1 है, अल्फ़ा बीटा -1, तो ये हो जाएगा आपका -1 = 0, ठीक है ना। वैसे ऑप्शन से फिलहाल ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें -1 सभी में है, तो यहाँ से हम ऑप्शन से क्रैक नहीं कर सकते। अगर मान लो ऑप्शन कुछ दूसरे होते तो यहीं पर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना रोक देता, -1 किस में लगा है देख लेता, लेकिन सब में लगा है तो आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे प्राप्त करना है अल्फ़ा की घात 5 प्लस बीटा की घात 5 और ये x -1 बराबर 0, यहाँ पर क्या आएगा। अब यहाँ पर हम अटक गए, अल्फ़ा की घात 5 प्लस बीटा की घात 5 कहाँ से निकले, तो इस तक पहुँचने के लिए हमारे पास एक रास्ता है, इसको मैं रफ करता हूँ अभी। अच्छा, यहाँ हमने जो नोट किए थे वैल्यू हमको ज़रूरत पड़ेगी, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया था हमारा, तो ये आया था -2 आया था ये, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1 आया था, ठीक है ना। एक इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब अल्फ़ा की घात 5 प्लस बीटा की घात 5 यहाँ तक पहुँचना है, तो मैं क्या करूँगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको निकाल लेता हूँ, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इसको निकाल लेता हूँ, तब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लिकेशन से ये वाली वैल्यू मुझे प्राप्त हो सकती है, बिल्कुल होगी। चलिए पहले इसकी बात करते हैं। हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 2 दिया है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 2, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, तो -1 है, -1 हो गया। अब 4 बराबर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये -2 है, ये -2 इधर आ जाएगा, तो 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना आ गया, तो 6 आ गया, ये एक तो निकल गया। क्लियर है। अब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किस फॉर्मूले में आता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब के फॉर्मूले में आएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब ये क्या होता है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है ना। अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले काम आते हैं, इसलिए बोला था मैंने, बिल्कुल उसको याद करते रहो, रिवीजन करते रहो। अब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब यहाँ से मुझे प्राप्त हो जाएगा। पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 2 है, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर 3। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब -1, तो ये -1। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कितना, 2, तो ये 2, 3 दूनी 6 -6, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, -6 यहाँ आया तो क्या हो गया, +6, तो यहाँ से इसको मिटाओ, 8 और 6 14 बराबर क्या हो गया, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर 14 आ गया है, ये आ गया। अब ये वाला इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। अब अल्फ़ा स्क्वायर कहाँ यहाँ करता हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 छक्के 84, और यहाँ से देखो अल्फ़ा की घात 2 अल्फ़ा की घात 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा की घात 5 जो कि हमको चाहिए था, ठीक है। और यहाँ से अल्फ़ा की घात 2 बीटा की घात 3, ये मुझे मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ मिल जाएगा अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर और ये हो जाएगा बीटा की घात 5 बराबर कितना, 84। तो यहाँ से अल्फ़ा की घात 5 प्लस बीटा की घात 5 बराबर, इन दोनों को ध्यान से देखिए, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन निकल सकता है कि नहीं, बिल्कुल निकलेगा, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना, 84। अब यहाँ करता हूँ, अल्फ़ा की घात 5 प्लस बीटा की घात 5 बराबर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसका मतलब अल्फ़ा बीटा बराबर -1 है, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो टोटल पूरा क्या बन गया, 1 बच गया। और ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू क्या है, 2 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, तो यहाँ इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, बराबर 84। अल्फ़ा की घात 5 प्लस बीटा की घात 5 बराबर 84 में से 2 कम कर दो 82, ये लो गया, आ गया 82। हमारा समीकरण कहाँ था, हम यहाँ पर थे, अल्फ़ा की घात 5 प्लस बीटा की घात 5, इसके जगह हम क्या रख देंगे 82, और ऐसा आंसर देख लेंगे जहाँ पर 82 लगा हो। ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन है, तो ये दिया है आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे बनाना था इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही शानदार क्वेश्चन और एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक वृत्त चतुर्भुज ABCD की सभी 4 भुजाओं को स्पर्श करता है। ABCD की मतलब कि इस प्रकार से है, एक वृत्त, एक क्या है, चतुर्भुज है ABCD, सभी 4 भुजाओं को स्पर्श करता है, जिसकी भुजाएं AB बराबर 11.2, BC बराबर ABCD मतलब इसी यहाँ आएगा, D यहाँ आएगा, BC बराबर 8.4, CD बराबर 6.3 और AD भुजा की लंबाई हमको इसकी लंबाई ज्ञात करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जहाँ स्पर्श करता है, इसका मतलब सर्कल कैसे बनेगा। देखिए अब चारों इस भुजाओं को स्पर्श करता है तो आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार से ही बनेगा, तब जाकर के चारों भुजाओं को स्पर्श करेगा। अगर मान लो हम ये सोचें कि चारों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ ऐसा कुछ बनाएंगे तो क्या भुजा को स्पर्श कर पाएगा, सिर्फ कोने को स्पर्श करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कहा है, वहाँ भुजा लिखा गया स्पष्टता। अब ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, हम आमने सामने की भुजाओं को योग करते हैं, AB + CD जो कि बराबर होता है आमने सामने की भुजाओं के, ठीक है ना। इस प्रकार से BC + AD हो जाएगा। आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। AB बराबर 11.2, CD बराबर 6.3, BC बराबर 8.4 और AD आपको निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 11 से 17 और 3 और 2 5, 17.5 और माइनस में 8.4 कर दो, AD आपका आ जाएगा। तो 5 में 4 गया 1, 17 में 8 गया 9, 9.1 सेंटीमीटर आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि आपको दिया है ऑप्शन नंबर B में। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, यदि A, B, C और D ऐसे पूर्णांक है कि 29/136 बराबर है 1/A + 1/B + 3B + 3/C + 1/D - 2/5, तो हमें 5A + 2B - 4C + D इसका मान ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये पूरा 1/, में है तो पूरा पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ से करता हूँ। अगर 136/29 करना चाहूँगा तो ये 1/, में पूरा का पूरा जो है 1/, में है, तो क्या है पलट जाएगा ये। अगर इस पूरे को मैं हर को अंश बनाता हूँ और अंश को हर बनाता हूँ तो ये इस प्रकार से उल्टा हो जाएगा। तो 29/136 क्या हो जाएगा, 136/29 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ तो काम खत्म। अब डिवाइड बाय 1 है, कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली ये कितना हो गया 136/29। अब थोड़ा सा ठीक दिख रहा है ये, ठीक। अब 136/29 है तो क्या करता हूँ, बिल्कुल सिंपल, मैं भाग देता हूँ, ठीक है। 30 चौके 120, इसका मतलब ये आएगा 4 बार में, ठीक है। 120 मतलब 116 हो जाएगा ये, तो ये आएगा आपका 20। 4 सही 20/29, तो इसको मैं इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ 4 सही 20/29, या फिर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 4 + 20/29 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। इसका मतलब यहाँ से दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे तो A का मान हमको मिल चुका है, वो क्या है 4। तो A का मान तो हमने निकाल लिया, A का मान आ गया हमारा 4। क्लियर है। अब बचा पूरा ये वाला पार्ट, सेम टू सेम काम वही काम करेंगे। ये वाला जो पार्ट है ये किसके बराबर है 20/29 के। तो क्या करेंगे, इसको फिर से पलटता हूँ, पलट करके मैं इस प्रकार से लिखता हूँ कि B + 3/C + 1/D - 2/5 जो है 20/29 को पलट दो, 29/20 कर दो, ठीक है। सेम टू सेम का यहाँ रिपीट करना है। तो 20, अब देखिए इसको मैं डायरेक्टली करता हूँ। अगर 20 का टेबल पढ़ूंगा तो एक बार में जाएगा ये, और 9/20 हो जाएगा, तो एक सही 9/20 इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। या फिर थोड़ा सा प्लस करके कर दो, दोनों का मतलब तो एक ही आएगा 9/20। इसका मतलब क्या आया, B का मान यहाँ कितना पता चल रहा है, 1 पता चल रहा है। तो B का मान यहाँ क्या निकल गया, 1 निकल गया आगे। और इस पूरे का मान कितना आ रहा है यहाँ पर, तो 9/20 आ रहा है। तो चलो इसको कंपेयर करो। अब कंपेयर करने के लिए फिर से पलट के लिख देते हैं, ठीक है।
c प्लस 1/d माइनस 2/5 बराबर क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 3 बराबर 20/9। ठीक है, अब देखो ये 3 जो है इसके हर को काट सकता है, तो 3 तिया 9 हो गया। और यहाँ से अगर मैं और आगे बढ़ाऊँ तो 20 और ये 3 है तो 3 छक्के 18, ठीक है, 3 छक्के 18, 6 सही 2/3 इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। मैंने 20/3 को 6 सही 2/3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ कि 6 प्लस 2/3, तो इसका काम खत्म। यहाँ से ये इसके बराबर हो गया। क्लियर है, 3 तो कट चुका था, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर c जो है किसके बराबर हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा। तो c का मान मुझे मिल गया 6। ठीक है, और ये वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा है ये 2/3 के बराबर हो जाएगा। लेकिन ऐसा करें अगर, तो यहाँ पर अगर पलटूंगा मैं 1/d माइनस 2/5 तो ये नीचे में 3/2 आएगा। लेकिन यहाँ पर समस्या ये हो रही है, यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, तो हमको इस प्रकार से तोड़े हमने गलत है, तो यहाँ 6 बराबर 6 नहीं आएगा। ठीक है ना, हम कैसा तोड़ेंगे, देखो क्या था, ये हमने लिए थे 20/3, तो इसको मैं ऐसा तोड़ता हूँ ताकि मुझे डिनोमिनेटर में 5 मिले। कैसे करूँगा मैं, 3 पंचे 15 करता हूँ, 3 पंचे 15 कितना बटा, 3 पंचे 15, 5 शेष बचा, तो ये 5/3। और जब इसको मैं पलटूंगा तो यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, वहाँ डिनोमिनेटर में 5 मिल जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। तब c बराबर 5 आएगा, तो c बराबर मैं यहाँ कितना लूँगा 5 लूँगा। अब कंपेयर करूँगा तो d माइनस 2/5 ये पलट जाएगा कितना, तो 1/, मतलब कि 3/5 हो जाएगा। ये 3/5 हो गया यहाँ से क्वेश्चन। d बराबर 2/5 इधर जाएगा और ये 3/5, 3 और 2 5/5, मतलब कि यहाँ से आंसर आएगा 1। तो d का मान यहाँ पर आएगा 1। ठीक है ना, चलिए तो हमको निकालना था 5a, मतलब कि 5a, a का मान है 4, b का मान है 1, c का मान है 5 और d का मान है 1। बस निकालो, 5 के 20 और 2 माइनस 20 प्लस 1, 20 और 20 गया, 2 और 1 3 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना था। यहाँ पर बस गड़बड़ी हो सकती थी कि हम अगर नॉर्मली इसको डिवाइड करें तो यहाँ 6 आना चाहिए था, लेकिन उससे हमारा इस वाले पोजीशन में आकर के हम फंस जाते। ठीक है ना, चलिए ये तो हो गया एक और क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, एक प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है। ठीक है, लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, मतलब कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है। अगर इसका 1 रेशियो है तो इसका 2 रेशियो है। ठीक है, 55% लड़कों को प्रवेश नहीं मिलता, तो इसको एक काम करता हूँ, प्रतिशत में दिया है, इसको मैं एक संख्या मान लेता हूँ, रेशियो में ही मानता हूँ। अगर लड़के कितने हैं 100 हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएगी यहाँ पर 200। माना कि 100 अनुपात में लड़के हैं और 200 अनुपात में लड़कियां हैं। यदि 55% लड़कों को प्रवेश नहीं मिलता तो कितने प्रतिशत को मिल रहा है यहाँ पर, 100 में से अगर 55% को नहीं मिल रहा है तो कितने प्रतिशत को मिल रहा है, 45% को मिलेगा। तो 100 का 45% 45, और कितने को नहीं मिला, कितने को प्रवेश नहीं मिला, 100 में से 55 लोगों को प्रवेश नहीं मिला। और 30% लड़कियों को प्रवेश मिलता है, 30% लड़कियों को प्रवेश मिलता है, तो 200 का 30% मतलब कि 60 लड़कियों को मिला, कितने को नहीं मिला, तो 140 को नहीं मिला। ठीक है ना, 140 को नहीं मिला, 60 को मिला। तो प्रवेश ना पाने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत क्या होगा, तो प्रवेश ना पाने वाले उम्मीदवार 140 और 55 कितना, 195। टोटल परसेंटेज निकालना है, 100 लड़कियां थी, 100 लड़के, 200 लड़कियां थी, 100 लड़के हैं, तो टोटल कितने हो गए 300। और प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना जाएगा, 3 छक्के 18, 3 पंचे 15, 65% इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं इसके आगे के कुछ और क्वेश्चंस। एक शंकु को उसके आधार के समानांतर 2 टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि इस प्रकार बने छोटे शंकु और अन्य भाग के आयतनों का अनुपात 125:91 है। देखिए पहले डायग्राम को समझेंगे। शंकु, ये हो गया बड़ा शंकु, ठीक है। फिर इस प्रकार काटा गया है कि बने छोटे शंकु और अन्य भाग, मतलब कि
यहाँ कहीं 20 से काटा गया है, ठीक है। इसकी बड़े शंकु की ऊंचाई हम मान लेते हैं इस प्रकार से, छोटा शंकु मान लो कुछ यहाँ बनेगा, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि जो छोटा शंकु है और बड़ा शंकु है दोनों के आयतन का अनुपात है 125:91। तो छोटा शंकु इसका आयतन, ये वाले छोटे शंकु का आयतन हमको दिया गया है, कितना दिया गया है 125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। सब रेशियो दिया गया है, 125 रेशियो दिया गया है, ठीक है। और अन्य भाग मतलब कि ये नीचे वाला भाग हो गया, ठीक है। नीचे वाला जो भाग है इसका दिया है 91। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो छोटा शंकु है और बड़ा शंकु है इसके आयतनों का अगर हम अनुपात निकालना चाहेंगे तो छोटे शंकु का अनुपात तो हमको दिया गया है 125, और बड़े शंकु का अनुपात हम कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों अनुपातों को जोड़ करके हम बड़े शंकु का अनुपात निकाल सकते हैं। तो 125 और 91 कितना हो जाएगा 126 और 90, मतलब कि 226 का 10 कम करूंगा 216, तो 216 आएगा। इस बड़े वाले शंकु का आयतन 216 आएगा, छोटे वाले शंकु का आयतन हमें 125 दिया गया है, और दोनों जो दिया है किसमें दिया गया है, तो रेशियो में दिया गया है। क्लियर है। चलिए इसके बाद यदि शंकु की ऊंचाई 57.6 सेंटीमीटर है, अब ऊंचाई की बात किया मैंने तो इस पूरे बड़े शंकु की ऊंचाई की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये वाली जो ऊंचाई है इसकी माप हमें गिवन है, कितना है 57.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या करना है, तो आधार से उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस पर शंकु को काटा गया था। मतलब कि ये छोटे शंकु का अगर मैं ऐसा आधार बनाऊं तो यहाँ से लेकर के ये वाली जो ऊंचाई है हमें ज्ञात करना है, ठीक है। कुछ मान लेते हैं, P मान लेते हैं, इसे हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये होगा आपका क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल था, लेकिन कुछ टफ नहीं बोल सकते। देखिए अगर आयतन का अनुपात दिया गया है, इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 125 को 5 की घात 3 मतलब 5 का क्यूब, और ये 6 का क्यूब, मतलब कि हाइट का अनुपात क्या हो जाएगा, शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो जाएगा, छोटे शंकु और बड़े शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट ले लो 5:6। इसका मतलब जो बड़ा शंकु है इसकी ऊंचाई रेशियो में कितनी पता चल रही है, तो 6 है, और हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कितनी है एक्चुअल में 57:6, मतलब कि एक रेशियो निकालना है हमें 57/6/6, 6 × 54, 3 × 6 = 36, मतलब कि आपके 9.6। अब एक रेशियो की वैल्यू आ गई हमारी 9.6 सेंटीमीटर। अब देखिए जो छोटा शंकु है, मतलब कि ये वाली जो हाइट है, छोटे शंकु की हाइट है, ये कितनी है 5 रेशियो। जो बड़ा शंकु है यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितनी है, तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, तो 6 है। इसका मतलब इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक की हाइट कितनी होगी, जब यहाँ से यहाँ 5 है और टोटल 6 है तो कितनी होगी, 1 रेशियो होगी। तो यही 1 रेशियो ही आपका आंसर है 9.6 सेंटीमीटर, जो कि दिया है आपके ऑप्शन सी में, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 87 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 15:14 है, मतलब बॉयज़ कितने हैं 15 अनुपात में हैं, ठीक है, और गर्ल्स कितनी हैं, तो ये है 14 अनुपात में, ठीक है, रेशियो में। एक परीक्षा में लड़कों का औसत अंक लड़कियों की तुलना में 16.2/3%। अब ये 16.2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6 होती है। अधिक है, लड़कों का औसत अंक लड़कियों की तुलना में 1/6 अधिक। कहने का मतलब लड़कियों का अगर देखा जाए औसत अंक अगर 6 रेशियो है, लड़कियों का औसत अंक अगर यहाँ 6 रेशियो है तो उससे 1 अधिक, मतलब कि इसका कितना होगा औसत अंक 7 रेशियो हो जाएगा। क्लियर। यदि सभी छात्रों का औसत अंक 63 है तो लड़कियों का औसत अंक क्या होगा, मतलब कि 63 जो दिया है सभी छात्रों का औसत अंक दिया है, लड़कियों का औसत अंक बताना है, मतलब ये रेशियो में दिया है 6 रेशियो, इसको एक्चुअल में कितनी वैल्यू ये बताना है। चलिए ठीक है, तो 15:14 क्या है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात है, और 7:6 हमने निकाला। कैसे निकाला, 1/6 अधिक है, 1 अधिक है 6 पर, तो 7:6 लड़कों और लड़कियों के अंकों का, औसत अंकों का मतलब क्या है, अनुपात है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, संख्या है, ये क्या है आपका औसत है, तो निकाल लेते हैं 15 × 7 = 105, टोटल अंक कितने आए होंगे।
अच्छा, ये जो रेशो जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसके लिए एक अलग से क्लास लेकर के आऊँगा। अभी सिर्फ मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। औसत किस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आने वाले परीक्षाओं में देखने मिलेंगे, एवरेज की एक अलग से क्लास लेकर के आऊँगा। ये उसी क्लास में से लिया गया एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें कि ऐसे ही क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के 5 से 6 वैरायटी आपको और मिलेगी आने वाली कक्षा में, ठीक है। और यहाँ पर 14 छक्के 84, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ 5 4 9 10 8 18 मतलब कि 189। अब 189 टोटल कर लो यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या को, 15 और 14 कितना 29। तो ये आपका यही है आपका किसके बराबर, औसत अंक 63 के। ये टोटल आंकड़ों का योग और ये क्या है आपको आंकड़ों की संख्या कितनी है 29। अच्छा, अब एक रेशो की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी 63 इंटू 29 डिवाइड बाय 189, कितना जाएगा ये। तो ये देखो 60 तिया 180, 3 तिया 9 मतलब कि ये 3 बार में जा रहा है, ठीक है। और हाँ 29, इसका मतलब आपका 6 रेशो निकालना है। तो 6 रेशो निकालना है तो सीधे सीधे 6 से गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6 हो गया, 29 दूनी 58 हो गया। आपका आंसर यहाँ पर 58 आ जाएगा। ऑप्शन देख लो कौन सा है, कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब ये जो कैसा क्वेश्चन है एवरेज का, जहाँ पर आपको संख्याओं में अनुपात दिया रहता है, ठीक है, उनके औसत अंकों का अनुपात दिया रहता है, तो किस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपको एवरेज की एक अलग से क्लास में मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर गणना करते हुए 15% प्रति वर्ष की दर से 57,000 की राशि पर 2 सही 3/5 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए क्या है, 15% प्रति वर्ष है, 15% प्रति वर्ष है। और P कितना दिया गया है, मूलधन कितना है 57,000, ठीक है। तो वर्ष कितने दिए हैं 2 सही 3/5। अब ध्यान से देखेंगे, हमको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है, CI। अब 15% जो दिया है ये प्रति वर्ष, अब ये साल को मैं इस प्रकार से डिवाइड करता हूँ कि ये 2 सही 3/5 जो है, तो पहला साल फिर दूसरा साल, उसके बाद जो तीसरा साल होगा पूरा कंप्लीट नहीं होगा, वो होगा 3/5। इसका मतलब पहले साल जो दर रहेगी वो 15% ही रहेगी, दूसरे साल जो दर रहेगी वो भी 15% ही रहेगी, लेकिन तीसरे साल जो दर होगी वो कितनी हो जाएगी 15 इंटू 3/5 मतलब कि 5 तिया 15, 3 तिया 9% हो जाएगी। पहले साल की दर ये है, दूसरे साल की दर ये है और तीसरे साल की दर 9% हो गई है। तीनों साल की दर आपके सामने है, आपके सामने दिया गया है मूलधन है, बस आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिए, सिंपल तरीका। एक और वीडियो मेरा केवल और केवल चक्रवृद्धि ब्याज पर आएगा जिसमें और अलग टेक्निक्स भी है जिसको आपको मुझे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो फिलहाल उसी टेक्निक में से एक टेक्निक में लेता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम समय में। सबसे पहले मेरे पास दो जो चक्रवृद्धि ब्याज 15 और 2 साल का निकालता हूँ मैं, फिर 9 के साथ ले लूँगा, ठीक है। तो 15 और 15 कैसे करूँगा, सिंपल मेथड लेता हूँ। चलो फिलहाल सिंपल मेथड है, कोई टेक्निक नहीं, सिंपल मेथड लेता हूँ। 15 और 15 और ये 15 इंटू 15/100। 2-3 तरीके और हैं CI के, हर तरीके के लिए को एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा मैं। अब ये जो है सिंपल तरीका है, मेरे पास रेट दिया गया है, मैं 2 साल का निकालना चाहता हूं, तो 15 15 30, 15 का वर्ग कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 इंटू 15 है तो 225 डिवाइड बाय 100, इसका मतलब 2.25, मतलब कि ये तो हो गया 32.25%, ठीक है। अब ये 1% है, ये भी 1% है, 9%। टोटल CI निकालने के लिए इसको फिर से मुझे सेम टू सेम प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा, तो 32.25 प्लस अगला 9% और यही काम 32.25 गुणित 9 डिवाइड बाय 100 के लिए भी करना पड़ेगा। 32 और 9 41.25 प्लस, अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, दशमलव को हटाओ, 2 जीरो लगाओ, 9 पंचे 45 का 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 4 22 का 2 हासिल 2, 9 दूनी 18 2 20 का 2 जीरो हासिल 2, 9 ते 27 और 2 29 और डिवाइड बाय क्या है 4 जीरो है तो मतलब 2.90 हो जाएगा। और यहाँ पर 2.90 को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ 2.9025, ठीक है। ऐड करने पे आएगा 25, ये 5 9 तो करेगा असल 1 2 और 1 3 और 1 4 और ये 44.15%। कितने का लेना है, 57,000 का लेना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए 57,000 का 44.15 यहीं तक लेता हूँ। परसेंटेज कहने का मतलब 100, दशमलव हटाया 2 जीरो लगाया। अब ये 3 जीरो को हटाओ, अब मल्टीप्लाई कर दो
4415 मल्टीप्लाई बाय 57, ठीक है। चलिए 7 5 35 का 5 ऐसे लाई 3, 7 1 कम 7, 3 10 का 0 ऐसे लाई 1, 7 चौके 28 और 29 का 9 ऐसे लाई 2, 5 7 चौके 28 तो 30, 5 5 25 का 5 ऐसे लाई 2, 5 कम 5 और 2 7, 5 चौके 20 का 0 ऐसे लाई 2, 5 2 5 चौके 20 और 2 22, ठीक है। 5 5 9 7 16 6 ऐसे लाई 1 1 3 और 2 5 और ये 2, नीचे में 1 0 लगा हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 25165। 25165 कौन से ऑप्शन में है? 25165 नहीं है, 2167 है, इतना चलता है, ठीक है ना। हम जब इस प्रकार से राउंड ऑफ करके कैलकुलेट कर रहे हैं तो 25165 के करीब करीब आपको ऑप्शन ए नज़र आ रहा है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज से बनाया गया एक सिंपल सा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने दिया गया है, ठीक है। जहाँ पर आपको अलग अलग रेट प्राप्त हो तो आपको इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तरीके बहुत सारे हैं लेकिन मैंने एक सिंपल सा तरीका निकाला है। कौन सा तरीका निकाला है इसको अगर देखेंगे तो x + y + x × y डिवाइड बाय 100। जब दो हमको दर पता होती है, मतलब कि दर जब पता हो, अलग अलग दर पता हो, इस प्रकार से हम इसको रख करके एक दर निकालते हैं, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। अब तीसरी दर थी, 2 को मैंने 1 किया, 1 को फिर मैंने दूसरे के साथ मिलाकर एक और परसेंटेज निकाला, किसका, कितना आपका रेट ऑफ रेट परसेंटेज कितना है। उसके बाद मैंने टोटल आपका जो मूलधन था उस पर उसको लगा दिया रेट को, कितना आया था हमारा रेट 44.1525%। कितने का लेना था? 57,000 का लेना था और इस प्रकार से हमने कैलकुलेट किया तो आपका ऑप्शन ए में जो दिया गया था आंसर आपके सामने है, ठीक है ना। चलिए अब 1 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिसको मैं नेक्स्ट फ्राइडे को 8 PM की क्लास में कवर करूंगा। यहाँ तक अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को, जो लोग चैनल पे नए आए हैं उन लोग सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। और किसी को भी कोर्स परचेस करना है तो मैंने आपको कहा है कि नंबर आपके सामने है, इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, ठीक है। हर फ्राइडे को रात को 8 बजे क्लास आपको मिलेगी और CSET का पेपर जिस प्रकार से आ रहा है, पिछले बार जो आया था क्वालिफाइंग नेचर का होता तो है, लेकिन कुछ लोग क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं, इतना ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं। तो चीज़ों को इतनी लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी कीजिए, कम से कम क्वालिफाई तो कर पाएँ, उस लेवल की तैयारी आप रखिएगा, ठीक है ना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।